Hello everyone, welcome again. We create jar folder. So friend, today we will discuss a new technique of capital budgeting, internal rate of return. इससे पहले वाली क्लास में हम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक को डिस्कस कर चुके हैं और जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को देखा था। स्टार्ट करते हैं अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो आपको तब क्लियर होगा तब आपको पता होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपका है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डिपेंड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसके ऊपर, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो इससे पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार आप नेट प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड आप वो वीडियो देख लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या आपका। उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अच्छे से मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, द कैलकुलेशन पोर्शन हमने अच्छे से वहां पर डिस्कस किया था। तो सो प्लीज पहले वो वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि उसके बिना आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्लियर नहीं होगा। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका है क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक आपका रेट है। कौन सा रेट, जो नॉर्मली जो भी प्रोजेक्ट आपने लगाया है वो प्रोजेक्ट क्या करेगा, अर्न करेगा। तो आपको यहाँ से क्या समझे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक वो रेट है जो आपका प्रोजेक्ट है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम क्या करेगा, अर्न करेगा। वो क्या कहलाएगा, नॉर्मली आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा रेट, एक ऐसा रेट जहां पर आपकी जो एनपीवी है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल टू जीरो। जहां पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, उस रेट को ही हमने यहाँ पर क्या कहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको आप किसी भी तरह समझ सकते हो, या तो वो रेट जहां पे जो आपका प्रोजेक्ट क्या करेगा, अर्न करेगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर वो रेट जहां पर आपकी एनपीवी क्या होगी, जीरो होगी, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो इसने क्या लिख रखा है यहाँ पे, द टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड सो ऑन। ये उसके कुछ क्या है, अलग अलग नाम है। या फिर हम कह सकते हैं कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंडिकेट करता है कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट की क्या करता है, कैपेसिटी डिनोट करता है कि कितनी कैपेसिटी है आपके प्रोजेक्ट में क्या करने की, कैश फ्लो को जनरेट करने की, कि आपने जो भी प्रोजेक्ट लगाया है XYZ उसमें कितनी कैपेसिटी है क्या करने की, कैश फ्लो को जनरेट करने की। वो रेट आपका शो करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब वो रेट क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस रेट को एज्यूम करेंगे। एज्यूम कब तक आप एज्यूम करोगे, तब तक आपका जो एनपीवी है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अपने प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद आप एक रेट निकालोगे, खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा वो रेट बाय द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन मेथड, या फिर आप कह लो ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से आपको वो रेट क्या करना पड़ेगा, खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई भी रेट गिवन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एनपीवी जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कब जीरो आएगी, कौन सा ऐसा रेट है, लाइक 12%, 13%, 14% या 15%, कौन सा ऐसा रेट है जहां पर आपकी जो एनपीवी है वो किसके इक्वल आए, जीरो के इक्वल आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी एनपीवी जीरो के इक्वल आई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल ये आई 13% पे, आपके एनपीवी क्या आई, जीरो आई। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका प्रोजेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, 13% का रिटर्न जनरेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि इंडिकेट करता है, जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है, इंडिकेट करता है क्या, कैपेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट टू जनरेट कैश फ्लो। आई थिंक क्लियर हुआ आपको अभी। ठीक है, IRR यूजुअली द रेट ऑफ रिटर्न दैट अ प्रोजेक्ट अर्न। IRR क्या है, आपका एक रेट ऑफ रिटर्न है जो एक प्रोजेक्ट क्या करता है, अर्न करता है। इट डिफाइन एज द डिस्काउंट रेट which equate the aggregate PV of net cash inflow with the aggregate value of the cash outflow of a project। तो IRR आपका क्या एक रेट ऑफ रिटर्न है जो आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। ये डिफाइन करता है एज द डिस्काउंट रेट, एक वो डिस्काउंट रेट जो क्या करता है, इक्वेट करता है क्या, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, आपकी नेट कैश इनफ्लो की, विद द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, आपकी कैश इनफ्लो की, वो क्या हो, इक्वेट हो, इक्वल हो, किसके इक्वल हो, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, आपके कैश आउटफ्लो की। तो ऐसा कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है जहां पर ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल है, आपकी कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू एंड आप कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इक्वल है। कौन से रेट पर इक्वल है, वही रेट आपका क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हुआ आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और इसको हम निकालेंगे इसकी हेल्प से, आपका इंटरपोलेशन मेथड की हेल्प से। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो लेट्स सी,
तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, सिंपल सा है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या और वो कैसे वर्क करता है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो कैश फ्लो हुआ है 0 ईयर पे, इसका मतलब आपने जो इनिशियली आपने इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर किए हैं 5 लाख रुपीज, और आपका ये कैश इनफ्लो है ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का एंड ईयर 4। जो आपका कैश इनफ्लो है वो ईयर 1 में 2 लाख, सेकंड में भी 2 लाख एंड थर्ड में भी 2 लाख एंड फोर्थ ईयर में आपका है 45,270। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा रेट एज्यूम करेंगे जिसमें आपको लगता है कि नियर अबाउट इसकी एनपीवी क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने दो रेट लिए हैं, 12% से एंड देन 13% से। सो हम कैलकुलेट करते हैं पहले किससे, 12% से। अगर हम एज्यूम करें कि अगर हमारा डिस्काउंटेड फैक्टर या फिर हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा, 12% होगा, तो उस केस में हमारी एनपीवी क्या होगी। सो लेट्स सी, अगर मैं 12% से अपनी एनपीवी निकालूं तो आंसर क्या आएगा मेरा, 2 लाख। फर्स्ट ईयर की क्या होगी, 2 लाख डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय 1.112। ये आपको पता होगा क्योंकि हम इसको अच्छे से एनपीवी के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये निकलेगा। वहां पे हमने देखा था अपना फॉर्मूला इसका निकालने का, फॉर्मूला क्या था हमारा, फ्यूचर वैल्यू 1/1 प्लस आपका रेट है जो आपका, देन आपके नंबर ऑफ ईयर। तो आप इससे इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो मेरा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर की जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया, क्या आया 0.89। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी जो कैश इनफ्लो आया प्रेजेंट का, फर्स्ट ईयर में जो प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, कैश इनफ्लो की, वो कितनी आपकी 1,78,570। क्लियर। देन सेकंड ईयर का फिर मैं निकालूंगी, सेकंड ईयर का कितना आएगा मेरा, 1,59,438 प्रेजेंट वैल्यू निकली। देन थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की मैंने क्या निकाली, टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये मेरी क्या निकली है, प्रेजेंट वैल्यू किसकी, कैश इनफ्लो की। ये मेरी क्या निकली यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला तो मेरा आंसर आया यहाँ पे कितना, 5,09,134। और यहाँ पे मेरा जो कैश आउटफ्लो हुआ वो कितना हुआ है, 5 लाख। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी एनपीवी क्या है, पॉजिटिव एनपीवी आई, कितने की, 9,134 की, क्योंकि जो कैश आउटले है, जो कैश जा रहा है वो 5 लाख का है, और जो कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो है मेरा, प्रेजेंट वैल्यू है जो कैश इनफ्लो की वो कितने की है, 5,09,134। तो जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट आपका जो एनपीवी है ना, वो सिर्फ क्या है, आपका जो सरप्लस है ना, आपका जो भी सरप्लस आया आपका प्रोजेक्ट में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। बात क्लियर हुई। आप इसको एक तरह से और निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो कि आपने टोटल कितना कैश फ्लो किया, यहाँ पे कैश फ्लो कितना हुआ इसका टोटल करोगे और आपका 5 लाख, इन दोनों के डिफरेंस करोगे तो 5 लाख, और इन सबका क्या टोटल, जिन सबका जो भी टोटल आएगा उसको 5 लाख के साथ जो भी डिफरेंस करोगे, जो भी अमाउंट आएगी एक्स अमाउंट, उसकी क्या है ये, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल एज दैट। क्लियर यहाँ पे। तो एनपीवी आपका कुछ भी नहीं, जो आपका सरप्लस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट करता है, आपका एनपीवी। तो उस सरप्लस की प्रेजेंट वैल्यू क्या निकली मेरी, 9,134। क्लियर। 12% पे, इसका मतलब यहाँ पे मेरी एनपीवी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक रेट और हायर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एनपीवी क्या चाहिए अपनी 0, और लेकिन यहाँ पे एनपीवी मेरी क्या आ रही है, पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और हायर रेट, डिस्काउंटेड रेट लेना पड़ेगा। किस चीज के लिए, कि मेरी एनपीवी क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, या फिर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आएगी तो मैं क्या करूंगी, इस एनपीवी रेट को लेके और इस एनपीवी रेट को लेके विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन मेथड की हेल्प से मैं क्या कर लूंगी, अपना एक्यूरेट रेट निकाल लूंगी। क्लियर। तो इससे एक हायर डिस्काउंटेड फैक्टर रेट क्या होगा आपका, मैंने एज्यूम किया यहाँ पे क्या 13%। अगर मैं 13% रेट ऑफ रिटर्न लेके चलती हूँ अपना, अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि 13% क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न होगा, तो उस केस में आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 2 लाख की फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई आपकी, 1,76,991। इस तरह मैंने सेकंड ईयर की निकाल ली, थर्ड ईयर की एंड फोर्थ ईयर की मैंने क्या कर ली, यहाँ पे अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। किस रेट से आपका, किस डिस्काउंटिंग फैक्टर से, आपका 13% डिस्काउंटिंग फैक्टर से। तो यहाँ पे देखो, तब मैं इसका टोटल करती हूँ, किसका, आपका इन सबका टोटल करती हूँ, जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर की, तो मेरा टोटल आया कितना, 4,99,595 क्या है मेरा टोटल आया। और टोटल मेरा कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, 5 लाख का। टोटल आउटफ्लो कितना हुआ, 5 लाख का। टोटल इनफ्लो कितना हुआ, जो टोटल इनफ्लो की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू किसकी, टोटल इनफ्लो की, वो कितनी आपकी 4,99,595। तो इसका मतलब जो भी अमाउंट आई है वो क्या आपकी नेगेटिव अमाउंट है। तो यहाँ पे इतना पता लग चुका है मेरे को कि जो मेरा रेट होगा, जहां पे मेरी एनपीवी 0 होगी, वो कहीं ना कहीं
12% एंड 13% के बीच में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब आपको उसी रेट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हो कि मेरा जो रेट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 12% एंड 13% के 13% के बीच में। अब आपको जो मिड का रेट है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आप फाइंड आउट करोगे जो मैं इतनी बार से आपको बता रही हूँ, इंटरपोलेशन मेथड से। उसे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, बस याद करना है और उसमें वैल्यू को पुट कर देना और आपका क्या आ जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या है, देखो तो सिंपल सा यहाँ पे क्या, एल आपका लोअर रेट क्या है, यहाँ पे हमारा लोअर रेट क्या था 12%, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 12% लिख दिया। ठीक है, एनपीवी आपकी एनपीवी कितनी आई, किस पे, लोअर रेट पे, तो लोअर रेट मेरा क्या था 12%, और 12% पे मेरी एनपीवी कितनी थी, 12% पे मेरी जो एनपीवी थी वो कितनी आई थी 9134। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 9134 क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। देन एनपीवी एट लोअर रेट, फिर से एनपीवी एट लोअर रेट पे कितनी है 9134 माइनस क्या आपका एनपीवी एट हायर रेट, तो मैंने जो हायर रेट लिया 12% के बाद वो क्या था मेरा 13%, और 13% की तो मैंने एनपीवी निकाल ली, मैं क्या निकली थी 405, तो मेरी 405 क्या कर दूंगी यहाँ से माइनस कर दूंगी, बट ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वैल्यू किसमें है, माइनस में है, माइनस के 405 है ना, और मैंने क्या किया एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, तो इसको माइनस करूंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ पे। और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हायर रेट और लोअर रेट में कितना डिफरेंस है, तो हायर रेट में कितना था 13%, लोअर रेट में कितना था 12%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आपका 1। तो ये मैंने फॉर्मूले में पुट किया और मेरा आंसर यहाँ पे क्या निकला, मेरा आंसर निकला 12.957। तो 12.957 आपका क्या निकला, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब ये हुआ एट द रेट ऑफ 12.957 पे आपकी जो एनपीवी आएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी प्रोजेक्ट की, वो क्या होगी, इक्वल टू 0। और इस ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, यहाँ से वो रिटर्न जनरेट कर सकता है, उसकी रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी क्या है आपकी, उसके रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी है कितने की 12.957 की। तो क्लियर हो यहाँ पे, तो अराउंड 13% ही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है 13% में, क्योंकि 12.9 है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है और कैसे आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कब इसको एक्सेप्ट करेंगे और कब इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे इस डिसीजन को। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। तो कट ऑफ रेट और डिस्काउंटेड रेट इंडिकेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, जो हमने किया था कहां पे, एनपीवी के अंदर, जो हमने किया था कहां पे, एनपीवी के अंदर, कि हमारा डिस्काउंटेड रेट क्या होगा, हमारा कट ऑफ रेट क्या होगा, याद है ना आपको। तो डिस्काउंटेड रेट क्या था, डिस्काउंटेड रेट वो रेट ऑफ रिटर्न था जो इन्वेस्टर, जो क्या है इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना तो रेट ऑफ रिटर्न मेरे को कंपनी दे देगी, तो वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगी किसकी, कंपनी की। तो आपका डिस्काउंटेड रेट क्या था, कुछ भी नहीं, आपका क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, इंडिकेट करता था किसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। अगर आपका आईआरआर का रेट, मैं क्या बोल रही हूं, अगर आपका आईआरआर का जो रेट निकालना है आपने, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है आपने, अगर वो हायर देन है, किससे हायर देन है, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सा रेट आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर आपका डिस्काउंटेड रेट वो रेट है जो एक इन्वेस्टर क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है जनरेट करने की वो उससे हाई आई, तो प्रोजेक्ट आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, सिंपल सा है। या फिर अगर आपका जो डिस्काउंटेड रेट है वो क्या आया, ग्रेटर देन आया किससे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, तो प्रोजेक्ट आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो सिंपल था, इसमें ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था कि आपको क्लियर ना हो। सेम चीज यहाँ पे मैंने क्या कर रखी है, लिख रखी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिस्काउंटेड रेट इज अ ग्रेटर देन आईआरआर, अगर आपका डिस्काउंटेड रेट क्या है, ग्रेटर देन है आईआरआर, तो उस प्रोजेक्ट को आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अगर वही मैं एनपीवी में देखूं तो एनपीवी में मैं प्रोजेक्ट को कब रिजेक्ट करती थी, तब आपकी एनपीवी क्या हो, नेगेटिव हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका डिस्काउंटेड रेट ज्यादा है आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वहां पे आपकी एनपीवी भी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। बात क्लियर हुई यहाँ पे। दिस इज बिकॉज, क्यों हुआ ये, द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न हायर, एक्सपेक्ट कर रहा है हायर रेट ऑफ रिटर्न रेट देन द जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट, जो रेट एक प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा है, जितनी वैल्यू एक प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न की डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे एनपीवी भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। तो डिस्काउंटेड रेट अगर आपका कम होगा, जो मैंने यहाँ बताया था, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर आपका डिस्काउंटिंग रेट हो क्या होगा,
कम होगा किससे, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। तो इस केस में आपकी एनपीवी भी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेट है, जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है किससे, कंपनी से, वो कम है किसकी कंपेयर में, आपका जो प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और एक इन्वेस्टर कम रेट ऑफ रिटर्न क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाली कंपनी से। तो क्लियर हुआ यहाँ पे ये। When the discounted rate is equal to IRR, तो इसका मतलब क्या होगा, एनपीवी भी आपकी क्या होगी, वहां पे जीरो होगी। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, आईआरआर सॉरी, जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, आपके डिस्काउंटेड रेट के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम है, जितना एक्सपेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर और जितना आपका प्रोजेक्ट जनरेट कर रहा है, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो एनपीवी भी वहां पे क्या होगी, जीरो होगी। तो इस बात को याद रखना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपका आईआरआर क्या है, ग्रेटर है किससे, एनपीवी से, आपका क्या ग्रेटर है, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर है किससे, आपके डिस्काउंटिंग रेट से ग्रेटर है, तो इस केस में आपका आईआरआर ज्यादा है, आपके प्रोजेक्ट की कैपेसिटी ज्यादा है क्या करने की, रिटर्न को जनरेट करने की, किसके कंपेयर में, आप जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वहां पे एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर अपोजिट है, अपोजिट का मतलब क्या है, डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा है, आईआरआर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो आपका इन्वेस्टर है वो ज्यादा डिमांड कर रहा है, ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, रेट, डिस्काउंटिंग रेट की, रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन आपका प्रोजेक्ट उतना जनरेट नहीं कर रहा, तो वहां पे आपकी एनपीवी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जीरो कब होगी, जहां पर आपका डिस्काउंटिंग रेट और आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर यहाँ पे अच्छे से। अब इसके बढ़ते कुछ एडवांटेज और इसकी कुछ डिसएडवांटेज। यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे हम फॉर्मूला डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आते हैं मेरिट एंड डीमेरिट। फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं था, एक बार जल्दी रिवाइज करवाने का। फॉर्मूला क्या था, कैसे आप इंटरपोलेशन मेथड को यूज करते हो। सबसे पहले आपने क्या लिया, लोअर रेट क्या है मेरा, ऐड किया किसके अंदर, आपने जो भी क्या किया, आपका एनपीवी आपकी क्या थी, जो लोअर रेट पे थी, डिवाइडेड बाय क्या, एनपीवी एट लोअर रेट, माइनस क्या इसमें से क्या, एनपीवी एट हायर रेट, मल्टीप्लाई किससे किया आपने, मल्टीप्लाई आपने किया किससे, आपका लोअर रेट सॉरी आपका हायर रेट माइनस लोअर रेट, क्या था आपका ये आईआरआर, आपने ये क्या किया, आपने यहाँ पे आईआरआर निकाला किसकी हेल्प से, आपने इंटरपोलेशन की हेल्प से आपने क्या किया, यहाँ पे आईआरआर को कैलकुलेट किया। इसको मैं बोल देती हूँ ट्रायल एंड एरर मेथड भी। ट्रायल एंड एरर क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं क्या रेट एक्यूरेट होगा, तो आप ट्रायल एंड एरर करके अलग अलग रेट को कैलकुलेट करके आप क्या निकालते हो, एक हायर रेट निकालते हो, एक लोअर रेट निकालते हो, जो किसके इक्वल होते हैं, जीरो के नियर अबाउट होते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अब मेरिट पढ़ लेते हैं। मेरिट क्या है आपकी आईआरआर की, कब आप आईआरआर को क्या करोगे, यूज करोगे। तो सबसे पहले टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आपका डिस्काउंटेड बेस टेक्निक है ये आपकी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो कंसीडर करेगा ही करेगा। टेक ऑल कैश इनफ्लो, सारे कैश इनफ्लो को कंसीडर किया पूरी लाइफ के अंदर। हाँ अच्छा ये बताओ किसकी डिसएडवांटेज थी, जो पूरे लाइफ टाइम के अंदर कैश इनफ्लो को कंसीडर नहीं करता, कौन सा मेथड था आपका वो, जल्दी बताओ मेरे को, कौन सा मेथड था, या यू आर राइट, पेबैक पीरियड मेथड। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिटर्मिनेशन इज नॉट कंपल्सरी बिकॉज इट एक्सपेक्ट मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न। तो इसने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिटर्मिनेशन इज नॉट कंपल्सरी, कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी होगी वो कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि क्या एक्सपेक्ट करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न। आगे क्या है, डिमेरिट्स क्या है इसके, सबसे पहले डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने में, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग रेट निकालने पड़ेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके हो सकता है हम 10% निकाले, फिर 12%, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रेट से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ आपकी एनपीवी नियर जीरो या फिर नियर अबाउट जीरो है। अगर नियर अबाउट जीरो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए, आईआरआर को निकालने के लिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू और मेथड के। रिवील मोर देन वन आईआरआर, हो सकता है कि एक से ज्यादा आईआरआर क्या कर दे, रिवील कर दे, और ऐसा हो भी सकता है। कैश इनफ्लो और रीइन्वेस्टेड, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जिसके कारण आपका एक नई टेक्निक बनी आपकी किसकी, कैपिटल बजटिंग की, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कौन सी टेक्निक आपकी, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सिर्फ इस डिसएडवांटेज के कारण, ये डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट क्या है आपकी, तो क्या करें, कैश इनफ्लो आर रीइन्वेस्टेड एट आईआरआर रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे हम क्या कर देते हैं, कैश इनफ्लो को रीइन्वेस्ट कर देते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल लेट से आपका प्रोजेक्ट का टाइम था 3 ईयर का, 3 ईयर के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, और यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, कि मान लो आपने फर्स्ट
फर्स्ट ईयर पे आपने 2 लाख का क्या किया, कैश इनफ्लो किया, कैश इनफ्लो हुआ मतलब कि आपका वहां से इनकम जनरेट हुई 2 लाख रुपीज की। तो हम क्या एज्यूम करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर, जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकला ना, उसी रेट पे लाइक 15% के रेट पे ही हम क्या कर देंगे इसको। आगे कितने साल बचे, फर्स्ट ईयर का आपका क्या ये कैश इनफ्लो है, तो फर्स्ट ईयर पे आपने Y1 पे आपने कैश इनफ्लो जनरेट किया, देन Y2 और Y3 पे आप क्या कर दोगे, प्रोजेक्ट को बंद कर दोगे। तो Y1 पे जो भी आपका कैश इनफ्लो हुआ है कितने का, 3 लाख का, तो ईयर 2 और ईयर 3 के लिए आप क्या करोगे, इसको री इन्वेस्ट करोगे। क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे। और नॉर्मली में हर जगह करते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन किस रेट पे करते हैं, अपना डिस्काउंटिंग रेट पे, जो रेट चल रहा है आज के टाइम मार्केट में। लेकिन यहाँ पर हम क्या ज्यूम करते हैं, जो आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला है और वो कहीं ज्यादा होगा किससे, आपको डिस्काउंटिंग रेट से, उसके ऊपर ही हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस एग्जाम्पल में हमारा क्या निकला था, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा निकला था आपका 12.957। तो हम क्या ज्यूम कर लेंगे कि जो ये 2 लाख रुपीज है इसको हम रीइन्वेस्ट कर देंगे इस पे 12.957 पर ही, बट जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बाहर रेट चल रहा होगा री इन्वेस्ट करने का क्या होगा आपका, वो एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट होगा, जो क्या कर रहे हैं, जो एक इन्वेस्टर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है किसकी, एक इन्वेस्टर की। एक्चुअल में आपका रेट 12.957 नहीं है, री इन्वेस्ट करने का क्या होगा, एक्चुअल रेट जो री इन्वेस्ट करने का है वो आपका वो रेट है जो क्या आपका डिस्काउंटिंग रेट है। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है। या फिर हो सकता है कि आपने उस पैसे को क्या कर दिया, उस पैसे को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी किया तो वो आप उसको री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किस पे, आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या शो करता है आपका, वो शो करता है कि आपका प्रोजेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। ये चीज क्लियर हुई। थर्ड पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्निक अपनी MIRR, ठीक है। लास्ट आपका क्या है, इनिशियल कॉस्ट एंड आउटफ्लो आर डिफरेंट एंड कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट देन NPV। तो यहाँ पे डिमेरिट क्लियर हुई। तो अब हम डिस्कस करते हैं MIRR, कि आपके MIRR टेक्निक है क्या। स्टूडेंट एक चीज देखो, मैं आपको सिर्फ जो MIRR टेक्निक का एक न्यूमेरिकल करवाने वाले क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि आपकी MIRR टेक्निक है क्या, या ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, ये आपका क्या है, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, और मैं चाहूंगी कि आप कंसेप्ट को क्लियर करो और इस पोर्शन को देखो, जिससे आपको क्लियर होगा कि ये डीमेरिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन में जाना नहीं चाहते, आप सिर्फ सोचते हो कि मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कर लूँ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस चीज को यहाँ से स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या है आपका डिफरेंस क्लियर करने के लिए मैं क्या दूंगी, एक एग्जाम्पल दूंगी, क्यों IRR की जगह हमने क्या लाए, नया रेट लाए MIRR, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आपका IRR एंड MIRR के अंदर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है और IRR क्या है आपका, कैसे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका डिफर करता है किससे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आपकी है 91,329, तो जो लाइफ है प्रोजेक्ट की हम उसको कंसिडर करते हैं मान लो 3 साल, और जो 3 साल के ऊपर जो रिटर्न कैश इनफ्लो जनरेट किया है प्रोजेक्ट ने वो किया है 40,000 पर एनम का क्या है, रिटर्न जनरेट किया है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। और आपका जो डिस्काउंटिंग रेट हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, वो कंसीडर करेंगे 10%। तो अगर यहाँ पे मैं NPV मेथड का बात करूँ, क्योंकि हम क्या कैपिटल बजटिंग के अंदर हम क्या अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी आपका क्या हुआ है, कैश इनफ्लो जनरेट हुआ है हर साल, हम उसको क्या कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे किसके ऊपर, डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर, ठीक है। ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। लेकिन जो IRR मेथड है ना, वो क्या एज्यूम करता है कि आप जो भी री इन्वेस्ट करोगे वो किसके ऊपर करोगे, आपका जो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो क्यों ये एक रीजनेबल एजम्पशन नहीं है, जो कि किसने मानी है, IRR ने। हम अभी डिस्कस करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। जो ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, 40,000 पर एनम का क्या कर रहा है, कैश इनफ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको क्या करती हूँ, री इन्वेस्ट करती हूँ नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो आपका कितना कैश इनफ्लो यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा। तो लेट्स से आपका 0 ईयर, जिसमें आपने क्या किया है, कैश आपका आउटफ्लो हुआ है। फर्स्ट ईयर आपका क्या हुआ होगा, फर्स्ट ईयर में 40,000 आपने क्या किया होगा, यहाँ पे कैश इनफ्लो जनरेट किया होगा। ईयर सेकंड में भी क्या किया होगा आपने, 40,000 का कैश इनफ्लो जनरेट किया होगा। एंड ईयर थर्ड में भी क्या किया होगा, 40,000 का कैश इनफ्लो जनरेट किया होगा। तो हमारी एजम्पशन क्या है कैपिटल बजटिंग के अंदर, कि आपने जो भी ये यहाँ पे कैश इनफ्लो जनरेट किया है, आप उसको नेक्स्ट फर्दर ईयर के लिए क्या कर दोगे, री इन्वेस्ट कर दोगे। तो प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 3 साल, तो इसको कितने साल के लिए आप री इन्वेस्ट कर पाओगे, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं 40,000 को री इन्वेस्ट करती हूँ नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, 1.1
आपका 2 ईयर के लिए। ये आपको पता है, हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का, जहां पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्यूचर की वैल्यू कैसे निकलते हैं आपकी, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आपका रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर ऑफ ईयर आपके। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है ना, ईयर 1 में आपने जो भी रिटर्न जनरेट किया उसको क्या किया आपने, री इन्वेस्ट किया है। तो 40,000 यहाँ पे आपकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू जो आपको अभी मिली है ईयर 1 में, उसको आपने नेक्स्ट 2 ईयर के लिए क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आएगी आपकी 48,400। इसी तरह जो सेकंड ईयर का आपका कैश इनफ्लो जनरेट हुआ है, आपने उसको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कितने साल के लिए आप री इन्वेस्ट कर सकते हो उसको, सिर्फ 1 साल के लिए, क्योंकि ईयर 3 क्या आपका लास्ट ईयर है प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 44,000। देन ईयर 3 के अंदर क्या आप इस 40,000 को कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 साल के लिए भी नहीं। तो 40,000 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 40,000। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना जनरेट हुआ आपका री इन्वेस्ट करने पे, जो भी आपको यहाँ से कैश इनफ्लो जनरेट हुआ, अगर आप इसको री इन्वेस्ट करते हो तो टोटल कितना आपको फ्यूचर वैल्यू मिली। इसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो यहाँ से आपको मिलने वाला है। चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं निकालती हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ किसकी, आपकी फ्यूचर वैल्यू आपकी जो भी आपकी क्या है, कॉस्ट है किसकी, आपके प्रोजेक्ट की। तो अगर मैं निकालू यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज, कितनी कॉस्ट थी आपकी प्रोजेक्ट की, आपकी यहाँ पे कॉस्ट की बनती 91,329। तो फ्यूचर वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ किसकी, आपकी 91,329 की अगर मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करूं और ये निकालू कि अगर मैं 91,329 को क्या करती हूँ फर्दर इन्वेस्ट करती हूँ फॉर 3 इयर्स के लिए, इस रेट से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, 91,329 मल्टीप्लाई 10, आपका डिस्काउंटिंग रेट क्या है 10%, तो 1.1 ईयर कितने 3 ईयर, तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी यहाँ पे 1,21,559। आपकी यहाँ पे क्या है वैल्यू कैलकुलेट हुई। इसकी क्या है आपकी फ्यूचर वैल्यू जो आपने कॉस्ट लगाई है, अगर मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालूं, जितना भी आपने आज के टाइम रुपए क्या क्या इन्वेस्ट किया है और उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी कब, आफ्टर 3 ईयर, उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी आफ्टर 3 ईयर, वो कितनी होगी आपकी 1,21,559। अगर वहीं पर मैंने जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की थी किसकी, आपकी जो भी आपने रिटर्न जनरेट किया है, जो भी अपने कैश इनफ्लो जनरेट किया है, तो मैंने उसकी फ्यूचर वैल्यू को क्या किया था, कैलकुलेट किया था, कितनी आई थी आपकी 1,32,400। तो यहाँ पे देखो जो भी आपने कैश इनफ्लो जनरेट किया उसकी फ्यूचर वैल्यू में कितनी निकली, उसकी फ्यूचर वैल्यू आई मेरी 1,32,400 माइनस जितना आपने कॉस्ट लगाई है उस प्रोजेक्ट के लिए, उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी है, उसकी फ्यूचर वैल्यू है 1,21,559। तो जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस क्या आपका, ये आपका डिफरेंस है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सरप्लस। जो भी आपको सरप्लस मिला उसका डिफरेंस होगा यहाँ पर, ये कितना आया 10,841। आपके लिए क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या करके, इन्वेस्ट करके। अगर यही पैसे, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा मतलब है, ध्यान से समझो, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप ये पैसे कहीं बाहर किसी भी रिस्क फ्री सिक्योरिटी में फिर किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते और वहां से आपको कितना रिटर्न मिलता, 10% पर एनम से आपको क्या मिलता, रिटर्न मिलता। तो वहां पे आप टोटल 3 सालों में कितना रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, 1,21,559 का। अगर वही पैसा आपने प्रोजेक्ट में लगाया, अब सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो जो भी आपको कैश इनफ्लो जनरेट होगा उसको आप फर्दर क्या करोगे, री इन्वेस्ट कर दोगे। तो वहां से जो आपको फ्यूचर वैल्यू जनरेट हुई है वो कितनी हुई, 1,32,400 की। तो ये जो डिफरेंस है, ये इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के कारण आपको क्या मिला है, कुछ सरप्लस मिला है। तो यही वो आपको क्या है, ये सरप्लस है। लेकिन सरप्लस कौन सा है, फ्यूचर वैल्यू। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि जो ये सरप्लस हमें मिल रहा है फ्यूचर में, उसकी वैल्यू आज के टाइम, उसकी वैल्यू प्रेजेंट में क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट करूं तो आपकी क्या है यहाँ पे प्रेजेंट में वैल्यू, अगर मैं इसकी कैलकुलेट करती हूँ तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी आपकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सरप्लस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सरप्लस आप निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका 10,841 डिवाइड बाई किससे कर दोगे 1.1। ठीक है, कितने सालों की प्रेजेंट, कितने सालों का ये आपका 3 इयर्स का, तो आप क्या कर दोगे 3। क्लियर, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी ₹8145। तो ये 8145 कुछ और नहीं, क्या है आपकी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। वी ऑल्सो डिस्कस्ड 100 टाइम ऑफ दिस।
ठीक है, ये आपकी क्या निकल आएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कुछ भी नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सरप्लस। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कुछ भी नहीं, कि आपका प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, जो भी आपको फ्यूचर में क्या मिला है, सरप्लस मिला है, उसकी ही तो जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल सी बात है, क्लियर हुआ यहाँ पे। अगर मैं यही कैलकुलेट करूँ किसकी हेल्प से, हमारे आईआरआर की हेल्प से, तो आईआरआर के अंदर हम क्या एजम्पशन लेके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो भी आपका कैश इनफ्लो होगा हर साल, ईयर 1 पे, ईयर 2 पे और ईयर 3 पे, जो कि हमारा कितना था 40,000, देन 40,000 एंड 40,000, उसको आप कैसे री इन्वेस्ट करोगे, उसको री इन्वेस्ट करोगे, जो भी आपका क्या निकलेगा, आईआरआर निकलेगा। ठीक है, जो भी आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा उस पर आप उसको क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे। बट क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि आईआरआर तो क्या होगा, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आईआरआर हरदम क्या होगा, ज्यादा होगा, जो भी आपका क्या होगा, डिस्काउंटिंग रेट होगा। अगर आप प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपका आईआरआर क्या होगा, आपके डिस्काउंटिंग रेट से हायर होगा। और जो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आईआरआर जो भी होगा आपका, अगर आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आईआरआर आपका हरदम क्या होगा, आपके डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा होगा। इट इज क्लियर है ना। लेकिन आपका डिस्काउंटिंग रेट आपके लिए क्या है, एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप उस पैसे को वहां कहीं और इन्वेस्ट नहीं करे, आपने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो डिस्काउंटिंग रेट एक तरह से आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि कम से कम इतनी कॉस्ट तो मेरे को कवर करनी ही है प्रोजेक्ट से। तो हरदम आपका आईआरआर क्या होगा, एक्सेप्ट के डिसीजन में आपका डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा होगा। लेकिन क्या आपको एक्चुअल में जब आपका आईआरआर है, क्या वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक बार सोच के देखो, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है ना। हम क्या मानते हैं, अगर हम इस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे तो किस कॉस्ट पे करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, जो हमें यहाँ से क्या है मिल सकता है एक्चुअल में, वो आपकी क्या है, वो आपका डिस्काउंटिंग रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ना कि आपका आईआरआर, क्योंकि आपका आईआरआर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या ज्यूम कर रहे हैं कि जो भी आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा ना, आप उस पर क्या कर दो, इसको री इन्वेस्ट कर दो, तब आप इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे इस प्रोजेक्ट का, तो आपके लिए वो निकलेगा 15%। ये मैंने पहले से निकाल रखा है और ऑलरेडी हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है, एक ऐसा रेट निकालना है जहां पे आपकी एनपीवी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो मैंने पहले ऑलरेडी निकाल रखा है, 15% के रेट पे आपका क्या है, आपकी एनपीवी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, 15%। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं, हम एजम्पशन लेके चलते हैं आईआरआर की, मैं 40,000 फर्स्ट ईयर के 40,000 को क्या करती हूँ, 15% से री इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका यहाँ से आंसर आएगा 52,900। ऐसे ही मैंने क्या किया, ईयर का जो 40,000 था उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिया आगे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 46,000। देन थर्ड ईयर का मेरी इन्वेस्ट क्या होगा, 40,000 ही रहेगा, क्योंकि आपका ये क्या आपका लास्ट ईयर है प्रोजेक्ट का। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपने कितना फ्यूचर वैल्यू क्या किया, आपने एक्सपेक्टेड किया, आपने टोटल जो फ्यूचर वैल्यू जो आपको कैश इनफ्लो जनरेट हुआ वो कितना हुआ, 1,38,900 क्या हुआ, आपको यहाँ से कैश इनफ्लो जनरेट हुआ। ये आपका एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू है, ये आपकी क्या निकली यहाँ से, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू। आप इतना एक्सपेक्ट करो कि इतनी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, मेरे को यहाँ से जनरेट होगी। अगर मैं वहीं पर फ्यूचर वैल्यू निकालू किसकी, मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या था मेरा, हमने अभी देखा था, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था वो था 91,329, 91,329। अगर मैं इसका निकालू एट द रेट ऑफ 15% से, अगर मैं इसको इन्वेस्ट करती हूँ, इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% और कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, तो आपका क्या आएगा 91,329 इंटू आपका 1.15 कितने ईयर, 3 ईयर, तो आपका आंसर क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि आपका 15% रेट है जहां पर आपकी एनपीवी क्या होगी, जीरो होगी। और एनपीवी आपकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सरप्लस, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या आएगा, 1,38,900 ही आएगा, सिमिलर वैल्यू होगी, क्योंकि आपका क्या है, ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और आपकी फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे क्या, जो फ्यूचर वैल्यू सरप्लस आपका वो क्या है, यहाँ पे जीरो आया। अगर आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ सरप्लस आपके लिए क्या है, जीरो है, आपके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इसकी जीरो होगी। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि रेट आपका कौन सा रेट है, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जहां पे आपका एनपीवी क्या होता है, यहाँ पे आपका जीरो होता है। लेकिन गलत फॉल्टी अजम्पशन क्या है यहाँ पे, कि हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है ना 40,000 40,000 40,000, जो हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हमने क्या किया है, कैश इनफ्लो जनरेट किया है, इसको हम 15% से री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। हम उसी रेट पे क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो क्या है मार्केट में चल रहा है। वो हमारे लिए क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको हमने क्या कर दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, जिस कॉस्ट को हमने क्या था गिव अप कर दिया था। आपको बाहर से 15% से रिटर्न जनरेट नहीं होने वाले। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे आपको। इस फॉल्टी एजम्पशन को खत्म करने के लिए हमने किसको डेवलप किया था, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये अलग कैसे है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यहाँ पे क्या था, एक बार ध्यान से देखो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी आपका कैश इनफ्लो था ना, आप उसको री इन्वेस्ट कर दो, किसके ऊपर, अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है कि जो भी आप कैश इनफ्लो जनरेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है कि जो भी आपका क्या है कैश इनफ्लो हो रहा है ना, जो भी आपका कैश इनफ्लो है उसको सबसे पहले री इन्वेस्ट करो, किसके ऊपर, अपना एट द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, एट द डिस्काउंटिंग रेट, किसके ऊपर इन्वेस्ट करो उसको, एट द डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर क्या करो, उसको री इन्वेस्ट करो। फिर जो भी री इन्वेस्ट करने के बाद जो भी उसकी फ्यूचर वैल्यू आएगी, उसकी बेस पे आप निकालो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये कहता है आपको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर मैं 40,000 को हर साल जो 3 साल का 40,000 है, अगर मैं इसको किस पे, आपका डिस्काउंटिंग रेट पे, मतलब कि एट द रेट ऑफ 10% पे क्या करती हूँ, री इन्वेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है कि जो भी आपका जो 40,000 उसको पहले आप री इन्वेस्ट कर दो, किसके ऊपर, आपके डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर। तो मैं अगर इसको री इन्वेस्ट करती हूँ डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर, और हमने वैल्यू निकाली थी स्टार्टिंग में इसकी, तो हमारी इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आई, इसको री इन्वेस्ट करने के बाद 1,32,400 ये हमारी वैल्यू आई थी। ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं पहले, यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया था, यहाँ ईयर रही हमारी वैल्यू 1,32,400। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ किसके ऊपर, अपना डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर, तो जो मेरी वैल्यू निकली है 1,32,400। तो जो मेरी एजम्पशन थी कौन सी वाली, कि मैं इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे क्या करूंगी, री इन्वेस्ट करूंगी, तो वो यहाँ पे क्या हुई, खत्म हुई। तो आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है कि आप इस फ्यूचर वैल्यू का MIRR निकाल लो, इस फ्यूचर वैल्यू को क्या निकाल लो, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और वहां पे एक रेट ऑफ रिटर्न को क्या करो, फाइंड आउट करो। रेट ऑफ रिटर्न पे कौन सा रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करो, जो ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी कैश इनफ्लो की, वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की इक्वल होनी चाहिए। किसकी प्रेजेंट वैल्यू, आपकी जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू है इसकी प्रेजेंट वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्वल होनी चाहिए। तो डिफरेंस क्लियर हुआ आपको। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जो भी आपके प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो था, सबसे पहले उसको क्या कर दो, री इन्वेस्ट कर दो, किसके ऊपर, आपका जो भी डिस्काउंटिंग रेट है, फिर उसकी जो भी फ्यूचर वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में, और वो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है जहां पर आपका प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल होगा, कैश आउटफ्लो के इक्वल होगा। वहीं पर बात करूं आपकी किसकी, अगर मैं वहीं पर बात करूं अपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, जो आपको क्या कह रहा था कि जो जितने भी आपके कैश इनफ्लो हो रहे हैं हर साल, जितने भी कैश इनफ्लो हो रहे हैं हर साल, उनका क्या निकाल लो, उनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो। ये चीज क्लियर हुई ना, उनका क्या निकालो, डायरेक्टली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन कैश इनफ्लो को पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर से ये कैलकुलेट करो कि उनकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, और फिर उस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो ये डिफरेंस है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, जो कि हमारी फॉल्टी अजम्पशन थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कि हम उसको री इन्वेस्ट कर देंगे जो भी प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो हुआ है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, वो फॉल्टी अजम्पशन यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने री इन्वेस्ट किया डिस्काउंटिंग फैक्टर पे, डिस्काउंटिंग रेट पे, और फिर उसको क्या किया, उस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में क्या किया, कन्वर्ट किया है। हम एक बार देख लेते कैसे करेंगे। तो 1,32,400 को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे और वो रेट निकालोगे जहां पर इसकी वैल्यू आपके कैश आउटफ्लो को क्या होगी, इक्वल होगी। तो लेट्स से मैं पहले एज्यूम करती हूँ 13% का रेट। अगर मैं 13% रेट से इसकी क्या निकालू, प्रेजेंट वैल्यू निकालू, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी 13% रेट से इसकी वो आएगी आपकी 91,766 आपकी क्या है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आई। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालू कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपकी कैसे निकलेगी 1,32,400 आपका 13% से निकालना है 1.13, कितने सालों के लिए, आपका 3 सालों के लिए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 91,766। ठीक है, वहीं पर आपका कैश आउटफ्लो कितना हुआ था प्रोजेक्ट से, जो हमने देखा था अभी, आपको कैश आउटफ्लो हुआ था 91,329 का कैश आउटफ्लो हुआ था।
तो वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई, कितनी पॉजिटिव वैल्यू आई आपकी 431। तो इसका मतलब एक हायर रेट ऑफ रिटर्न लेना पड़ेगा वैल्यू क्या करने के लिए, जीरो करने के लिए। अगर मैं 14% एक हायर रेट ऑफ रिटर्न लेती हूँ तो उस केस में अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालती हूँ एट द रेट ऑफ 14% से, तो आपका क्या होगा, वो आपकी कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 89,366। तो कैश आउटफ्लो कितना हुआ आपका, कैश आउटफ्लो 191,329, और आप इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। कितनी आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में, आपकी 963 आपकी क्या आई, नेगेटिव में वैल्यू आई यहाँ। तो आपकी यहाँ पे 1963 क्या आई, नेगेटिव में वैल्यू आई। तो यहाँ पर मेरे दो रेट निकले 13% एंड 14%। तो सेम फॉर्मूला जो हमने वहां पर लगाया था, कौन सा, इंटरपोलेशन मेथड वाला, इंटरपोलेशन वाला, तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, और आपका क्या निकलाएगा, आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। तो जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या था आपका, इंटरपोलेशन मेथड जो हमने यूज किया था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, सेम फॉर्मूला यहाँ पे होगा। तो लोअर रेट ऑफ रिटर्न प्लस आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू किस पे, आपकी लोअर रिटर्न पे, डिवाइड बाय क्या, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी किस पे, लोअर रिटर्न पे, माइनस आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी, आपकी हायर रेट ऑफ रिटर्न पे, मल्टीप्लाई क्या, हायर देन माइनस आपका लोअर रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका फॉर्मूला था, याद है आपको, ठीक है। इसमें क्या करूंगी मैं, आप अपनी वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरा क्या निकलेगा, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या आएगा, लोअर रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका, लोअर रेट ऑफ रिटर्न मेरा 13% प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, लोअर रेट ऑफ रिटर्न पे आपकी आई 431, डिवाइड बाय क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रिटर्न 431 माइनस हायर रिटर्न पे कितना है आपका, माइनस 1963, मल्टीप्लाई हायर माइनस लोअर, तो कितना आएगा 14 माइनस 13, 14% माइनस 13% कितना है आपका 1%। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा, आपका क्या आंसर आएगा, आपका 13 प्लस 41, यहाँ पे जो नीचे आपकी वैल्यू आएगी वो कहते हैं 2394 मल्टीप्लाई 1, तो आपका जो भी आंसर आएगा, जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो कितना आएगा 13.18। आपको क्या आया, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आपका क्या निकला यहाँ पे MIRR, ठीक है। ये आपकी क्या निकली, वैल्यू निकली। एक्चुअली मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, यहाँ पे 15% निकला था, मेरा मॉडिफाइड इंटरनल MIRR कितना निकला 13.18। एक्सेप्ट कब करेंगे, सेम है जैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर था। अगर आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे क्या है, हाइयर है आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जितना हाइयर होगा उतना ही क्या होगा, आपके बेटर होगा आपके फर्म के लिए। लेकिन जो एक प्रॉब्लम थी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर, कैश इनफ्लो को क्या कर रहे हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे क्या कर रहे हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। उस डीमेरिट को क्या किया, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ने क्या कर दिया, आपका खत्म कर दिया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग रेट से। फिर हमने क्या निकाला, अपना एक रेट ऑफ रिटर्न निकाला, जहां पर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू और आपका जो भी आपकी क्या थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल थी किसके इक्वल, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्वल थी। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक बार नोट्स में से और देख लेते हैं क्या लिख रखा आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में। तो देखो, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक क्या आपका मॉडिफिकेशन है किसका, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, विच रिजोल्व सम इशू, इसने कुछ इशू रिजोल्व किए हैं जो कि आपको कहा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में था। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू compare several alternative projects that are mutually exclusive. In such case, the project with the highest MIRR is the most attractive. तो सिंपल सी बात है, जिसका हाईएस्ट MIRR होगा वो क्या होगा, मोस्ट अट्रैक्टिव होगा। सिमिलर कहाँ था, मेरा IRR के अंदर था। आगे क्या है, if the MIRR of a project is higher than its expected return, अगर MIRR किसका प्रोजेक्ट का वो हायर है किससे, एक्सपेक्टेड रिटर्न से, then an investment is considered to be attractive, वो क्या होगी, ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। and the modified internal rate of return and the IRR are the two closely related concept. MIRR was introduced, MIR इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि IRR के अंदर क्या थी, कुछ प्रॉब्लम इन्वॉल्व थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम ये रही, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम विद IRR is the assumption that obtain positive cash flow are reinvested at the same rate at which they were generated। तो इसने क्या कहा, जो भी आपका क्या होगा, कैश फ्लो आप क्या करोगे, जनरेट करोगे, आप री इन्वेस्ट कर दो, किसके ऊपर इन्वेस्ट कर दोगे आप, सेम रेट पर ही, जो आपका क्या निकलेगा IRR से जो आपका रेट निकलेगा। वहीं पर MIRR क्या कंसीडर करता है, that the proceed from the positive cash flow of a project will be reinvested at the external rate of return। किस पे करना आपको, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न पे करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो भी सेम एग्जांपल यहाँ पे, अगर आप
40,000 पर एनम क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, एनुअल कैश इनफ्लो है। तो आप सबसे पहले 40,000 को क्या एज्यूम करोगे, आप इसको एज्यूम करोगे कि आप इसने इसको क्या किया है, 10% से क्या किया है, री इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट ईयर में भी, देन सेकेंड ईयर में भी। फर्स्ट ईयर में होगा 2 ईयर के लिए री इन्वेस्ट, सेकेंड ईयर में होगा कितने दिन के लिए, 1 ईयर के लिए री इन्वेस्ट 10% से, देन थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर है तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी री इन्वेस्ट करने के बाद, इनकी जो फ्यूचर वैल्यू आएगी, इस फ्यूचर वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, इस फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू में। और जो रेट आएगा वो आपका रेट क्या निकलेगा, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसने यहीं पे यही लिखा है कि आपका जो पॉजिटिव कैश फ्लो है प्रोजेक्ट का, आप उसको री इन्वेस्ट करो किस पे, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न पे। एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न क्या आपका, जो आपका डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है ना, उस पे आप क्या करोगे, इसको री इन्वेस्ट करोगे, ना कि आप इंटरनल रेट जो आप रेट निकालोगे उसके ऊपर क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन के अंदर। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या डिफरेंस था दोनों के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इसके बीच में एनपीवी मेथड एंड आईआरआर मेथड में क्या डिफरेंस है। और हाँ, हमारा अभी एक टेक्निक और रहती है, कौन सी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। वो देखने के बाद हम जो डिफरेंस है एनपीवी आईआरआर, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्वेश्चन आते हैं कई बार, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ क्रिएट होता है दो अलग अलग टेक्निक के अंदर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट हमारा कौन सा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड पीआई में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, एनपीवी और पीआई में कॉन्फ्लिक्ट, और एनपीवी और हमारा आईआरआर में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हमारी कल की क्लास में। फिर उसके बाद कुछ करेंगे क्वेश्चन। मेरे को पता है क्लास कुछ लंबी हो रही है, लेकिन आपका यहाँ से कंसेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको डाउट नहीं रहेगा कि ये क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने को एग्जाम कोई भी क्लियर कर सकता है, लेकिन मेन दिक्कत किसी की है, कंसेप्ट को क्लियर करने की, कि आप लेक्चरर बनो तो आप किस तरह से अपने बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करोगे। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।